नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फैसला 2014। मैं हूं राहुल कंवल और अगर आपने दिन भर के बाद अभी अपनी टीवी ऑन की है तो आइए बताते हैं कि महाराष्ट्र की अगली विधानसभा की तस्वीर क्या रहने वाली है। बीजेपी पूर्ण बहुमत तो नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है। 123 सीटों पर बीजेपी आगे है और साथ के साथ अगर हम शिवसेना की बात करें तो 62 सीटों पर शिवसेना आगे है और हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 47 सीटों के साथ बीजेपी हरियाणा में अगली सरकार बनाएगी। बीजेपी के नेता लड्डू खा रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, कांग्रेस के नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। आइए देखते हैं विधानसभा की अगली तस्वीर। महाराष्ट्र से अगर शुरू करें तो यहाँ पर बीजेपी आराम से सरकार बनाने की स्थिति में, लेकिन फिर भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 144 का जादुई आंकड़ा है। बीजेपी और उसके सहयोगी केवल 122 सीटों पर सिमट गए, यानी कि बहुमत के आंकड़े के 22 सीटें पीछे। शिवसेना को 63 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं, एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। कांग्रेस अभी भी नंबर 3 पार्टी पर। एनसीपी को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस के आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एमएनएस के सामने अब वजूद का सवाल, क्योंकि केवल और केवल 1 सीट एमएनएस को मिली है। शिवसेना की 63, बीजेपी की 122, कांग्रेस की 42। तो ये है विधानसभा की नई तस्वीर। आखिरकार ये जो फासला है वो कैसे पूरा होगा? 122 से कम 144 तक बीजेपी कैसे पहुंच सकती है? क्योंकि जादुई आंकड़ा जो है वो 145 का है, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। ये 23 सीटें बीजेपी को आखिरकार मिलेंगी कहां से? 2 विकल्प हैं इस वक्त बीजेपी के सामने। सबसे पहला विकल्प तो एनसीपी का है, जिसने कहा है कि वो बिना शर्त के समर्थन देने को बीजेपी को तैयार है। अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की ज़्यादा सीटें हैं। बीजेपी में कई लोग मानते हैं कि शिवसेना से ही मिलकर सरकार चलानी चाहिए। बीजेपी की 122, शिवसेना की 63 मिलकर हो जाती है 185, जादुई आंकड़े के आराम से पार। दोनों मिलकर चला सकते हैं सरकार। लेकिन दूसरा विकल्प जो है वो है एनसीपी का, जिसकी 41 सीटें हैं। 122 और 41 होती हैं 165, वो भी जादुई आंकड़े के पार है। संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आपके हिसाब से ये जो 2 विकल्प हैं, इनमें बीजेपी को बेहतर विकल्प कौन सा लगेगा? एनसीपी से बाहर से बिन शर्त समर्थन लेना या शिवसेना से ढेरों शर्तों के साथ समर्थन लेना? 2 नज़रिए हैं इसको देखने के लिए। अगर सरकार बनाने की बात करें तो बाहर से एनसीपी का समर्थन ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें बीजेपी के लिए शर्तें कम होंगी। बीजेपी अपनी पूरी मिनिस्ट्री बना सकती है अपनी मर्जी मुताबिक। लेकिन जैसा हमें पता है, संघ से भी इसका विरोध है एक तरह से। संघ नहीं चाहती है कि एनसीपी के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाया जाए। और जहां तक आम मतदाताओं का सवाल है, उनमें भी इस बात का सर्टिफिकेशन कम होगा कि बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए या एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाए। आम मतदाताओं के लिए भी शिवसेना और बीजेपी का साथ आना एक नेचुरल अलायंस होगा और जिसका संघ का भी इंडोर्समेंट होगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाना ज़्यादा लाभदायक है। अब से कुछ ही देर पहले नई दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक के बाद जयप्रकाश नड्डा, पार्टी के महासचिव, ने क्या कहा, आइए उस पर एक नजर। प्रेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे। तो जेपी नड्डा ये कहते हुए कि वो और राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जाएंगे और शिवसेना से बातचीत होगी। अहम बात यह है संजय जी कि भेजा जा रहा है राजनाथ सिंह को, जिनकी स्वीकृति शिवसेना के बीच ज्यादा है, क्योंकि शिवसेना की शिकायत ये थी कि जिन नेताओं को भेजा गया नई दिल्ली से
वो बड़ी तड़ी से बात कर रहे थे, घमंड से बात कर रहे थे, वो बातचीत के मूड में नहीं थे। इस वजह से शायद आपको लगता है कि राजनाथ जी को भेजा गया है? देखिए, चुनाव के पहले का माहौल अलग था, चुनाव के बाद का माहौल अलग है। चुनाव के पहले शायद बीजेपी की इतनी मजबूरी नहीं थी, चुनाव के बाद बीजेपी की ज़्यादा मजबूरी है। बीजेपी को सरकार बनाना है, उन्हें समर्थन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मजबूरी बीजेपी की है, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी की ज़्यादा मजबूरी है। इसी के लिए एक ऐसे नेता को भेजना जरूरी है जो कि थोड़े कद्दावर हो, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो शिवसेना के नेताओं के बीच में, और जो बातचीत में को एक अच्छे माहौल में किया जा सके। और मुझे लगता है राजनाथ सिंह को भेजना एक अच्छा चुनाव है। अगला अहम सवाल यह है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन हो सकता है। इस पर अगर हम नजर डालते हैं तो महाराष्ट्र में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 चॉइस के तौर पर उभर रहे हैं। नितिन गडकरी को हमें बताया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में ये पेशकश की गई कि आप जा सकते हैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बनकर, लेकिन नितिन गडकरी ने ये पेशकश ठुकरा दी। इसके अलावा पंकजा मुंडे भी हैं जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। उन्होंने हालांकि खुद ये कहा कि वो बनना चाहती हैं सीएम, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं है। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता। उन्होंने क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे, और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। तो प्रफुल्ल पटेल बिना शर्त के कह रहे हैं कि एनसीपी समर्थन देने को तैयार है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी भी शिवसेना का साथ लेने के मूड में नहीं दिखती। बहुत संभावना है कि एनसीपी के बाहरी समर्थन के बूते वो अल्पमत की सरकार चलाए, लेकिन बाजी हाथ से निकलता देख शिवसेना ने भी इशारा कर दिया है कि बीजेपी मांगे तो वो समर्थन देने को तैयार है। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। पल भर मान लो कि मैं अगर पर्सनल नहीं जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं, हम तो एनसीपी के साथ जा रहे हैं। मैं क्या करता हूं? के बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए। कहा ना कि मैं शांत बैठा हूं, मैं तो यहीं पे हूं, मेरे घर पे बैठा हूं, मुंबई में बैठा हूं। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में समर्थन के लिए दो विकल्प हैं, शिवसेना और एनसीपी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए तो और भी ज्यादा विकल्प है। महाराष्ट्र बीजेपी के ऐसे कई नाम मुंबई के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत से पहले ही ठिठक गई, लेकिन पहली बार उसने सीटों के मामले में सेंचुरी लगाई है और सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। इसीलिए पार्टी में जश्न है और नेताओं के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। खुशियों के बीच ये सवाल है कि किसके सिर सजेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का ताज। पहला चेहरा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का है, जिनके समर्थक राष्ट्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा पहले ही दे चुके हैं। फडणवीस की खासियत है कि वो बेदाग छवि के हैं। खुद मोदी उनको पसंद करते हैं और उन्हें संघ का समर्थन हासिल है। लेकिन जहां बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा, वहां एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरे प्रशासनिक अनुभव नहीं है। दूसरा चेहरा है मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है। वो संघ के करीबी भी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या गठबंधन सरकार का मुखिया बनना गडकरी पसंद करेंगे? ऐसे में गडकरी के लिए दिल्ली से अपना बैग उठाकर मुंबई जाना आसान नहीं होगा। तीसरा नाम महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का है, जो परली से चुनाव जीत गई हैं। पंकजा के पास गोपीनाथ मुंडे की विरासत है। वो पार्टी की ओबीसी चेहरा है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है।
चौथी दावेदारी एकनाथ खडसे की है। खडसे एक वरिष्ठ नेता है जिनकी उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की समस्या है। पांचवा चेहरा सुधीर मुंगटीवार का है। बीजेपी के प्रमुख ओबीसी नेता हैं, जिनका विदर्भ में अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो महाराष्ट्र व्यापी नेता नहीं है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में युवा नेता विनोद तावड़े भी हो सकते हैं। विनोद तावड़े पर्दे के पीछे से राजनीति साधने में माहिर माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का शहरी चेहरा माना जाता है, लेकिन तावड़े की दिक्कत यह है कि ना तो वो भीड़ जुटा सकते हैं और ना ही विधानसभा की राजनीति का उन्हें कोई अनुभव है। और छुपा रुस्तम तो केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हो सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर को मोदी पसंद करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य की राजनीति से वो बिल्कुल दूर है। नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक बीजेपी में माथापच्ची चल रही है कि किसको दी जाए सूबे की कमान। रीमा पराशर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता महासचिव अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खासम खास ओम माथुर इस वक्त सीधे आज तक पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। पहले तो ये बताइए माथुर जी कि बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को फोन किया कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, किसने किसको फोन किया बताइए तो सही। देखिए, ये दिल्ली की बात है, किसने किसको कहा ये दिल्ली वाले जाने, लेकिन कहीं ना कहीं फोन हुआ है। कंफ्यूजन किस बात का है? आखिर कोई जीत की बधाई भी तो दे सकते हैं ना किसी को। नहीं, पर देखिए किस हद तक दोनों के रिश्तों में तकरार आ गई है कि यही नहीं तय हो पा रहा कि मातोश्री से गया अशोका रोड फोन कि अशोका रोड से गया मातोश्री फोन। मैं आपको ये कह सकता हूं कि उद्धव जी ने मुझे अभी बधाई दी है, मुझे सीधा उनसे बात की है। मैं आपको कहता हूं इसमें ये तो नई क्या बात है, ये तो स्वाभाविक बात है। उद्धव जी ने बात की है मेरे से, बधाई की बात बधाई ही दी कि उन्होंने समर्थन की पेशकश भी की माथुर जी। नहीं, बधाई दी है। जो बात हुई वही मैं आपको कहूंगा ना, उन्होंने मुझे जीत की बधाई दी है। जब एनसीपी ने बगैर शर्त के समर्थन की पेशकश की है तो क्या बीजेपी एनसीपी से मिलकर सरकार चलाएगी या आपको लगता है कि शिवसेना को आप पटा लेंगे, उद्धव जी को मना लेंगे और उनके साथ मिलकर बीजेपी सरकार चलाएगी? देखिए, अभी तो पार्टी ने तय किया है कि पार्टी अपना नेता चुने विधायक दल का, और उसके लिए पार्लियामेंट बोर्ड ने हमारे 2 पर्यवेक्षक तय किए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और जेपी नड्डा जी। उनका टाइम टेबल तय होगा, हम पहले हमारा नेता तय करेंगे, ये हमारा निर्णय हुआ है दिल्ली में। नहीं तो मतलब ये निकाला जाए कि नितिन गडकरी जिनको पेशकश की गई संसदीय बोर्ड में उन्होंने ठुकरा दिया, तो आप अब किसी विधायक को ही चुनेंगे। जो मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का अगला, वो बीजेपी का कोई विधायक ही होगा, दिल्ली से नहीं आएगा। पेशकश की या नहीं की, ठुकराई या नहीं ठुकराई, ये जानकारी मुझे नहीं, लेकिन ये तय है कि हमारे दोनों पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें हम नेता का चयन करेंगे। ओम माथुर जी, साथ के साथ ये बनाएं कि ऐसे में माना यह जाए कि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं सीएम के, आपके काफी पसंदीदा हैं। आप लड्डू भी खिला रहे थे उन्हें सुबह, लड्डू के साथ सीएम बनने की मुबारकबाद भी दे रहे थे क्या? लड्डू तो जीतने वाले को, जी नहीं, मैं तो जीत के लड्डू खिला रहा था। वो मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने एक अच्छा वर्डिक्ट प्राप्त किया है, तो मैं तो मेरे पार्टी के अध्यक्ष को जीत का लड्डू खिला रहा था। तो लड्डू आप देवेंद्र फडणवीस को खिला रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगले सीएम बनेंगे कि नहीं। कोई ब्रेकिंग न्यूज दीजिए ना ओम माथुर जी, सारी खबरें आपके पास हैं। एक खबर दाई जेब में, एक खबर बाई जेब में, कुछ निकाल के तो जाइए। ये बात आपकी सही है राहुल, लेकिन आखिर पार्टी की भी तो कोई फॉर्म होती है, पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। मेरे जेब की पर्ची क्या काम आएगी? विधायक दल की बैठक होगी, उसी में निर्णय होगा ना। पर ओम माथुर जी, आप ऐसे शख्स हैं जिन्हें मातोश्री दोष देता है, कहता है कि आप ही की वजह से रिश्ता टूटा। अब जब इतनी दरार पड़ चुकी है, जब उद्धव ठाकरे और शिवसेना कहती है कि मोदी और बीजेपी अफजल खान है, जब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे, जब वो कहते हैं कि हमसे अगर बातचीत हुई तब हम सोचेंगे, ऐसे में शिवसेना से मिलके चला पाएंगे आप मुंबई में सरकार? नहीं, ये बात आप लोगों की कही हुई है ना, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई। फिर मैं आपको कह दूं राहुल,
कि राजनीति में कोई स्थायी दरार नहीं होती है, कोई स्थायी मित्र नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता है। इसलिए कब कौन सी परिस्थिति कहाँ किसके साथ खड़ा करे ये आपको समय पर ही बताया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि मौका परस्त होती है राजनीति, क्योंकि मोदी कहते थे कि हम अलग हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ अलग नहीं, मौका मिला तो जिससे भी मिलके बना लेंगे। नहीं, इसका अर्थ ये मत निकाल, नहीं राहुल, आप इसका अर्थ ये मत निकालिए। कुल मिलाकर के पहले दिन से हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, महाराष्ट्र को कांग्रेस मुक्त करने के लिए जो लोग हमारे साथ आएंगे हम सब उन सब का साथ लेंगे। पर ओम माथुर जी, मोदी जी ने कैंपेन किया और कहा आप मुझे पूर्ण बहुमत दीजिए, मैं आपको अच्छा शासन दूंगा। अब जब पूर्ण बहुमत मिला नहीं, आप 23 सीटें पीछे रह गए, ऐसे में आपको बार बार, अब वो एनसीपी हो या शिवसेना, उसके पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आपकी मदद चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से मनमोहन सिंह को ब्लैकमेल किया गया, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ पहले भी दिक्कत रही है, उसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, ये आप मान के चलिए। और इस समय जिस प्रकार का महाराष्ट्र में वर्डिक्ट मिला है, बाकी सारी पार्टी एक तरफ है, हम अकेले एक तरफ है, वो हमारे से एक तिहाई है। और भारतीय जनता पार्टी में आपको बहुत कह रहा हूँ कि पहली बार अभी 288 सीट पे चुनाव लड़ा है और इतना बड़ा वर्डिक्ट लेके आई है, इसलिए जनता भी जानती है कि किसके साथ है। जनता चाहती है मोदी जी ने जो पिछले 150 दिनों में विकास का रोल मॉडल तैयार किया है वो महाराष्ट्र में भी लागू हो, इसलिए यहाँ कोई भी माथुर जी, ये ग्लास आधा भरा भी है आधा खाली भी। हकीकत यह है कि 144 के आंकड़े तक आप नहीं पहुंच पाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जरूर है, लेकिन पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला। अगर आप शिवसेना के साथ मिल के लड़ते तो 200 के पार हो जाती आपकी सीटें। तो कहीं ना कहीं दीपावली है, शुभ दीपावली है, लेकिन बम्पर दिवाली नहीं है बीजेपी के लिए। नहीं, ये बात आपकी सही है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत के लिए हमारे पास जितने और संख्या चाहिए वो निश्चित रूप से हमारे पास आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए राहुल। नहीं, कहां से आएगी? मतलब कोई आसमान से तारे आप तोड़ कर तो लाएंगे नहीं, तो जितने असेंबली में विधायक हैं उधर से ही लाएंगे। हाँ, तो आप इंतजार करिए ना, मैं कह रहा हूं आप इंतजार करिए, रात भर का थोड़ा इंतजार करिए। अपने आप लोग अपना प्रपोजल भी तो रख रहे हैं ना हमारे सामने। ओम माथुर जी बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं पीयूष। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ग्लास आधा भारी है, आधा भरा है कि आधा खाली। 123 सीटें मिली हैं, आप पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए? 144 नहीं मिला आपको। राहुल जी, अब दुर्भाग्य से आप लोग को ग्लास जिंदगी भर आधा खाली दिखता है। हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम सिनिकल नहीं है। हम जनता के प्यार और स्नेह का सम्मान करते हैं, जिन्होंने 46 सीट से लेके हमें 123 दे दी, जिन्होंने हमारा वोट शेयर डबल कर दिया। मात्र 20 दिन के अंदर जो पार्टी सिर्फ 119 सीट लड़ती थी, आज 123 सीट जीत के बैठी है। मैं समझता हूं इससे बड़ा सर्टिफिकेट श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह की लीडरशिप के लिए कोई नहीं हो सकता है। जनता ने पूरा स्नेह, पूरा प्यार, पूरा समर्थन दिया है, हम उनके आभारी हैं। नहीं, क्या ये माना जाए कि एकला चलो की महाराष्ट्र की रणनीति अब पंजाब में भी अपनाई जाएगी, अगली दफा आंध्र प्रदेश में भी अपनाई जाएगी, कि बीजेपी अब अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, सहयोगियों का वक्त गया? क्या ये आपकी सोच होगी इसके बाद? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है राहुल जी। हमने एकला चलो वाले नारा कभी दिया ही नहीं। वो नारा तो वास्तव में कांग्रेस के युवा नेता ने दिया था और उसका परिणाम भुगत भी लिया था। हमारा तो पूरा प्रयास था कि हम गठबंधन को साथ में रखें। नरेंद्र मोदी जी का उदार दिल का परिचय अगर आपको चाहिए तो केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद हमने गठबंधन को कायमत रखा, गठबंधन के मंत्रियों को मंत्री बनाया, पार्टियों को, सहयोगी दलों को। तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक दलों को साथ में लेके चलती है, लेकिन हरियाणा में स्वयं बिश्नोई जी ने गठबंधन तोड़ा था। ताली एक हाथ से नहीं बजती पीयूष जी, ताली तो दो हाथ से बजती है। आप कहते हैं कि हम अपने सहयोगियों को साथ लेके चढ़ते हैं। वहां कुलदीप बिश्नोई से रिश्ता टूट गया, यहां शिवसेना से आपका डाइवोर्स हो गया। ये तो कहेंगे कि बीजेपी को रिश्ता निभाना नहीं आता, या नई बीजेपी को रिश्ता निभाना नहीं आता।
राहुल जी, आप देख चुके हैं चुनाव के परिणाम। हरियाणा में हमें 47 सीट और पूर्ण बहुमत अपने दम पे मिली है। ये बात हम जब हमारे समर्थक दल को समझाते थे तो अगर उनको नहीं समझ में आए तो हमारी क्या गलती है। महाराष्ट्र में हम मात्र 119 सीट लड़ने वाले थे, हमने 2-4 सीटें ज्यादा मांगी और हमने तो अब 123 जीत के दिखाई। जो नंबर हम मांग रहे थे वो जीत के दिखा दिया। तो अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण पत्र चाहिए? पीयूष, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में दरार आ गई है, क्या उसके बाद मातोश्री और अशोका रोड मिलकर महाराष्ट्र को सरकार दे सकते हैं? क्योंकि अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा कि सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को फोन किया कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को, इसी पर कोई रजामंदी नहीं हो पा रही या फोन हुआ ही नहीं। किससे कहा रजामंदी नहीं है? हमने बहुत स्पष्ट रूप से नड्डा जी ने कहा है कि हमें फोन आया हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमें फोन आया माननीय अमित शाह जी को, और मैं खुशी जाहिर करता हूं और मैं समझता हूं बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उद्धव जी ने जो फोन किया। स्वाभाविक था, एक कॉमन सेंस और एक शिष्टाचार बताता है कि जो पार्टी सबसे आगे रही है, जिस पार्टी को 123 सीटें मिली हैं, उसको फोन करके बधाई देना बहुत ही सामान्य शिष्टाचार है और उद्धव जी ने उसका पालन किया। मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फोन करके धन्यवाद दिया और साथ ही साथ हमारे नेताओं ने भी उनको बधाई दी उनकी परफॉर्मेंस पे। पीयूष, एक सवाल पूछूंगा लेकिन घुमाइएगा नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। आज तक पे रिश्ते कोई खराब और कटु नहीं हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरीके से दोपहर में आकर समर्थन की एकाएक पेशकश की बगैर किसी शर्त के, क्या पहले ही पर्दे के पीछे ये दाल पक रही थी कि एनसीपी का समर्थन मिल जाए तो शिवसेना जितनी भी मांगे करेगी वो सारा सौदेबाजी का गुब्बारा फुस हो जाएगा? तो बीजेपी ने पहले ही प्लान बी तैयार कर लिया था, सच बताइएगा। ये सब विषय कहां से आते हैं? हम इन चीजों में नहीं पड़ते। हम तो पूरी तरीके से पूरी ताकत से चुनाव में लगे थे। चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद अगर किसी विपक्षी दल ने ये समझा कि वैसे ही उसकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है और ऐसी स्थिति में एक महाराष्ट्र में जनता बहुत समझदार है पीयूष, आप जताना चाह रहे हैं कि यह खुद ब खुद हो गया। एकाएक शरद पवार को लगा चलिए मोदी को गले मिलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम हुआ, उसी वजह से प्रफुल्ल पटेल ने आकर ये बाहरी पेशकश की। ऐसे थोड़ी खुद ब खुद हो गया कि उनको लगा कि चलिए बीजेपी के साथ मिलकर चलाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं अगर आप शिवसेना के खिलाफ एनसीपी का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि शिवसेना ज्यादा मांगे ना करे आपसे। अगर राहुल जी आप कुछ पर्दे के पीछे खेल कर रहे थे तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हम सब, मैं तो स्वयं फ्लाइट पे था, हमारे सब नेता अलग अलग कामों में व्यस्त थे। उसी बीच हमने टीवी पे ये समर्थन की बात देखी और मेरा मानना है कि श्री शरद पवार बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने जनता का मूड समझा, उन्होंने देखा कि ये वोट कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में समर्थन मिला है जनता का। उस मूड को रिकॉग्नाइज करते हुए और महाराष्ट्र में एक क्या आप एनसीपी का समर्थन लेने को तैयार हैं पीयूष? ना हो। पंढरपुर की रैली मुझे याद आती है जिसमें नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। बार बार अजीत पवार का, शरद पवार का मजाक उड़ाया गया, हमला किया गया उन पर। अब आप उनसे मिलकर चलाएंगे सरकार महाराष्ट्र? भारतीय जनता पार्टी जो विषयों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार को रोकने के कदम उठाने चाहिए, उसमें कदापि भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो समर्थन दिया और इन आरोपों पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई देयर इज नो। कमाल की बात है पीयूष, लाजमी तौर पे कनेक्शन है क्योंकि एनसीपी को ये चिंता सताएगी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे, उनके खिलाफ तहकीकात हो जाएगी। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा होगा कि अगर हमने समर्थन की पेशकश की तो शायद हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो, वरना कोई पेशकश क्यों करेगा? अब वो शायद तो उनकी क्या दिमाग में था या उनके क्या चयन थी, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम सिद्धांतों की, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। बड़े अच्छी सरकार देंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में
और दोनों ही विजय से हम जनता का समर्थन पाके बड़े खुश हैं और दोनों ही राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दोनों राज्यों में अच्छी ईमानदार सरकार, जो गलत काम हुए उन सबको रोकना और आगे प्रगति और विकास की तरफ हम कदम उठाएंगे। अच्छा पीयूष, ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का? आप खुद मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र में राजनीति में आपकी बड़ी दिलचस्पी है, कौन होगा अगला सीएम? जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसके लिए सभी विधायक मिलकर फैसला करेंगे, वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। नहीं, सबसे लोकप्रिय तो पंकजा मुंडे हैं। हमने रैलीज अटेंड की, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा सहानुभूति तो पंकजा मुंडे की। अगर आप 100 बीजेपी के वोटरों से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, अगला सीएम कौन हो, तो ज्यादातर तो पंकजा मुंडे बोलेंगे। पीयूष, अब मैंने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया, अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो आप जरूर, जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी उसमें अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप जरूर वहां पे लोगों को आप कह रहे हैं कि पंकजा मुंडे सबसे लोकप्रिय नहीं है, तो आपके हिसाब से कौन है सबसे लोकप्रिय? नहीं भैया, पंकजा मेरी छोटी बहन है, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते हैं। जो जिम्मेदारी जब पार्टी जिसके ऊपर देती है उनके साथ हम सब मिलकर काम करते हैं। जिसको जब जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसका पूरे अच्छे तरीके से निर्वाह करेगा। चलिए पीयूष गोयल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ओम माथुर जी का भी, जिन्होंने ये माना कि उन्हें सब मालूम है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें क्या मालूम है। लेकिन हमें जो मालूम है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में सीएम की रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं। आरएसएस के चहेते हैं, साथ के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन्हें पसंद करते हैं, इनकी साफ छवि है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की जो विधायक दल है उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की ही है। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, दिन भर लंबा दिन आपके लिए भी रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है आपका फैसला 2014 में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम आपको दिखाएंगे विशेष